सेकंड चलते हैं अपन 42, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएक्ट वेरी स्लोली विथ कोल्ड वाटर। नहीं, सोडियम बोरोहाइड्रेट स्लोली रिएक्ट नहीं करता है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर टू गिव H2। तो जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है NaBH4 उसकी रिएक्शन जो है वो कोल्ड वाटर से बहुत स्लो होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट और ये अपना आंसर है। तो इस टाइप के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इनकरेक्ट पूछा है, उसके अंदर पहले इसको ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, सॉल्युबिलिटी ऑफ बोल्ड, और एक अपने पास इनकरेक्ट आ गया तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और सही आंसर मार्क कर देता हूँ। सही आंसर मार्क। इस क्वेश्चन का इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन आपको इन्फो पता होनी चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्रेट कैसा होता है, तो मैं इसको भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन मानूंगा बिटसेट के लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शंस नहीं है, तो इस टाइप की चीजें मिलना मुश्किल है। बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से अपने को मतलब नहीं है। अपने को सोडियम बोरोहाइड्रेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सोडियम बोरोहाइड्रेट एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसको अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज में लिया है। तो NaBH4 इसकी रिएक्शंस आपको अपने कुछ मटेरियल्स में मिल जाएगी, और एनसीईआरटी में कुछ होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर सबसे पहले जैसे ये वर्ड टर्म पढ़ते हैं, फॉर्मूला लिख लो 2s ऑर्बिटल का। तो फॉर्मूला होता है L इंटू L+2 का अंडर रूट इंटू H/2π। ये फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे दिक्कत है तो साफ पेपर पे कर देता हूँ। अपन कर रहे क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व। 43 फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू L+2 इंटू H/2π। ये फॉर्मूला है। अब अपन देख रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल का s जो होता है s 0 होगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 आ जाएगा। 42 का आंसर 0 है। 42 का आंसर 0 है। और इस क्वेश्चन का लेवल इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ देखना है कि क्या चल रहा है। 44th, वो अपन चलते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। इसको सॉल्व करने की बहुत शानदार ट्रिक है। तो CH3 प्लस CH4 से बना होगा, NH2 माइनस NH3 से बना होगा, NH4 प्लस NH3 से बना होगा, NH3 NH3। अपने को पता है कि इन सब जो मैंने अभी नाम लिए, जो मैंने नाम लिए अभी बोलता हूँ वापस से एक बार। 44th क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। 44th में अपने पास दो चीजें मिली है, एक CH4 से बनी हुई चीज है और एक NH3 से बनी हुई चीज है। NH3 से बनी हुई तीन चीजें, CH4 से बनी हुई तीन चीजें। इन दोनों का, CH4 और NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इन दोनों का जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो अपने को पता है कि इनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर इनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते अगर ये दोनों होते। लेकिन जैसे ही NH3, जैसे मैंने CH4 से सबसे पहले CH3 प्लस बनाया, यानी कि मैंने इसमें से H माइनस रिमूव कर दिया, H माइनस रिमूव कर दिया। H माइनस रिमूव करने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, और जैसे मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन दे गए, तो ये आइस। लेकिन जैसे NH3 है, NH3 के अंदर जैसे ही मैंने H प्लस डाला, H प्लस में अपने को पता है इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो H प्लस डाला जो कि एक प्रोटोन है सिर्फ। जब मैं इसको डालूंगा तो ये NH4 प्लस बन गया, और मैंने इसे H प्लस हटाया तो NH2 माइनस बन गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये क्विक मेथड है, बाकी आप इलेक्ट्रॉन गिन के भी कर सकते हो, टाइम कंज्यूम होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेकंड थर्ड फोर्थ। इस इन्फो को याद रखना चाहो तो रख लो कि NH2 माइनस NH4 प्लस और NH3 के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका आंसर 2, 3, 4 है बी। इस क्वेश्चन को भी मैं इजी की साइड रखना चाहूंगा, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन गिन रहे हो तो आपको लग सकता है, क्योंकि बिटसेट की केमिस्ट्री करने आपको बहुत क्विकली करनी होती है, लेकिन स्टिल। अच्छा, 2 elements A and B have electronegativities 1.2 and 3.0 respectively. The nature of the bond between A and B would be. तो अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इन्फो याद रखनी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंट 1.7 से ज्यादा है, 1.7 से ज्यादा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो इन्फो है ये कोशिश करूंगा आप लोगों को पहुंचाने 45th का। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is greater than 1.65 to 1.7,
अप्रोक्सीमेटली 1.7 मान लो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो अपन कह सकते हैं कि इसका एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये आप मोटा मोटा याद रख लो। यहाँ पे डिफरेंस 1.8 है तो अपन बोलेंगे कि एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ये 1.7 कहाँ से आया अगर ये जानना चाहते हो तो बॉन्ड एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको मैं इसके सॉल्यूशन से दे दूंगा, उसमें आ जाएगा। इन द कंपाउंड, अगला क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है कि इन द कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। इस चीज को जज करने का एक बहुत इजी तरीका है। आप सारे हाइड्रो अब एक जगह से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक माइनस चार्ज आएगा, उस माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ठीक है, तो अपन इससे तीनों माइनस एच प्लस हटाते और माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करते। तो 46 CH2 CH, कुछ गलत तो नहीं बना रहा हूँ मैं, CH2 CH C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। CH और यहाँ डबल बॉन्ड C और फिर हाँ ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH। एक सेकेंड, कंपाउंड H2C हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ एक कार्बन आ गया, इसके ऊपर एक कार्बन नहीं है और एक CH है, एक CH है इसके ऊपर और C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। अच्छा, अब अपन इस सबसे एक एक हाइड्रोजन हटाते हैं और जो कंपाउंड बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। फटाफट क्लीन कर निकाल लेता हूँ। अगर इससे एक हाइड्रोजन हटाऊंगा इस पे माइनस आएगा, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है। अगर इससे H प्लस हटाऊंगा इस पे माइनस आएगा, ये भी डबल बॉन्डेड है। इन दोनों में से स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो डबल बॉन्ड के बेसिस पे जज नहीं हो पाएगी, तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा होगा, इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से माइनस आई का इफेक्ट होगा, माइनस आई के इफेक्ट की वजह से ये वाला इस वाले से ज्यादा स्टेबल माइनस चार्ज होगा, तो ये वाला इससे ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, इस H प्लस को हटा दूं, इस कार्बन पे माइनस आएगा और ये sp है, sp बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp बॉन्डेड, और sp बॉन्डेड मतलब 50% s कैरेक्टर। अपने को एक इंफॉर्मेशन याद है कि अगर अगर s कैरेक्टर इंक्रीज होता है, s कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ये याद रखना। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर लगा हुआ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डबल बॉन्ड पे लगे हुए कार्बन से, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिंगल बॉन्ड पे लगे हुए कार्बन। ये इन्फो अपने को याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ट्रिपल बॉन्ड पे लगा हुआ कार्बन के ऊपर अगर ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों के कंपेरिजन। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड के पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर क्या हो गया? अपना आंसर हो गया थर्ड, ओनली थर्ड। मान लो अगर ये थर्ड नहीं होता तो इन दोनों को भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन को बताया नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं इजी की तरह रखूंगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आप बिटसेट जैसा पेपर देने जा रहे हो, नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके लिए आपको ये इन्फो पता होनी चाहिए। नहीं है तो अब चल गई, तो अब से आपके लिए क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन को मैं इजी की तरफ डालूंगा, ये वाला भी, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 47 वाले पे चलते हैं। एक सेकेंड, 47 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते, तो अपने को ओजोनोलिसिस की रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे काम में आएगा। अपने को ओजोनोलिसिस का वैसे भी मैकेनिज्म याद नहीं करना। ओजोनोलिसिस दो टाइप के होते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं। 47 ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव, एक होता है रिडक्टिव। अगर थोड़ा सा बता देता हूँ ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, कि अगर कार्बन CH 2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। सबसे पहले ओजोनोलिसिस करते कैसे, इसको सॉल्व करने का एक बहुत इजी तरीका है।
ओजोनोलिसिस को सॉल्व करने का वो बता देता हूँ कि अगर इसका ओजोनोलिसिस कराया है तो बॉन्ड को तोड़ो और दोनों की जगह डबल बॉन्ड की जगह के आगे ऑक्सीजन लगा दो। इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो और CH2 के आगे डबल बॉन्ड O लगा दो, इसको भी तोड़ो और यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड O लगा दो। ये हो गया ये हो गया ओजोनोलाइसिस और ये हो गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगर ऑक्सीडेटिव कराना तो इसी का ऑक्सीडेशन कर दो जितना हो सकता है। तो CH2 का एक हाइड्रोजन हटाओ, एक OH लगाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक OH लगाओ। तो CH2 के ऊपर डबल बॉन्ड O है, हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, दोनों हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन लगे, C डबल बॉन्ड O, OH आएगा। अगर एक कार्बन के ऊपर दो OH हुए तो वो डबल बॉन्ड O बन जाता है, तो दो CO2 निकल जाएगी अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव है तो इसी स्टेप पे रुक जाएगा। तो ये इन्फो अपन यहाँ काम में लेते हैं जो अभी अपने को मिली है कि C के ऊपर दो CH3 ग्रुप है, तो CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी एक C, सेम चीज है, CH3 CH3 और यहाँ एक CH3 है। इस बॉन्ड को तोड़ो और दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो, तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा CH3, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, डबल बॉन्ड O। तो क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम होता है एसीटोन। इसका नाम होता है एसीटोन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, नाम इसका हमेशा याद होना चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, अपने को दो एसीटोन मिलेंगे अगर अपन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो। अच्छा, अब ये दोनों एक टाइप के कीटोन है तो अपने को ओनली वन टाइप ऑफ कीटोन मिलेगा। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ओनली वन टाइप ऑफ कीटोन। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसको मैं बिट सेट के लेवल के अकॉर्डिंग मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन में रखना चाहूंगा। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है ये, फिर भी चलो मॉडरेट कर देते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी? अच्छा, सब में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब यह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने को पता है कि नेगेटिव होती है। 48th क्वेश्चन है, अपने को इन्फो क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है सबकी, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस है। किस किस की पॉजिटिव होती है? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, नोबल गैसेस, नाइट्रोजन बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। और ऑलरेडी अगर किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इन सबकी O माइनस, C माइनस, P माइनस, कुछ भी ले लो, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। अच्छा, एंथैल्पी नेगेटिव मतलब एनर्जी अपने को देगा, पॉजिटिव मतलब अपने से एनर्जी लेगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? अब अपन फटाफट जज कर लेते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, अब एनर्जी अपने को देगा, तो ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो को इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही माइनस है, दूसरा माइनस डालने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो O माइनस से O2 माइनस बनना इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इसलिए ये अपना आंसर है। इसलिए कह रहे हैं कि डज नॉट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एनर्जी, इस पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो अपना आंसर 1, 2 एंड 4 है, तो अपना आंसर डी हो गया। मोस्ट रिएक्टिव अबीन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl। इस अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन को मैं रखना चाहूंगा थोड़ा मॉडरेट टू इजी, चलो मॉडरेट कर देते हैं, मॉडरेट कैटेगरी, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आपको ये आना चाहिए। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी को पूरा करने के बाद हो जाएंगे उनको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, और कुछ अगर एनसीईआरटी के अंदर भी इजी है तो उनको इजी में रख रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव अमीन टुवर्ड्स रिएक्शंस विद डाइल्यूट HCl। इसमें बेसिक नेचर का कंपैरिजन है, ये एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है आपको, 12th की एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी दोनों में मिल जाएगा, आपको याद होना चाहिए। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन के ऊपर जब मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स लगे रहते हैं तो उनके बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि डाइल्यूट HCl से रिएक्शन है, यानी बेसिक नेचर कंपेयर कर रहे हैं। डी जो है इसको कंपेयर करने का क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर है जो कि डीलोकलाइज हो सकता है, इसका मतलब ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए,
और अगर ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए तो इसकी बेसिक नेचर NH3 के बेसिक नेचर से कम होता है, यानी कि ये तो NH3 से भी कम हो गया। अगर आपको ऑर्डर इसका पता करना है तो इसका ऑर्डर आएगा बी, बी से कम सी, बी से कम ए, ए से कम सी, सी से कम NH3 और NH3 से कम फिर डी आएगा। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस और बेसिक नेचर दोनों से आता है। इसका आंसर बी होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जेई में भी आ चुका है, मेंस एडवांस हर जगह पूछते हैं इस डेटा का यूज। ये डेटा आपको एनसीईआरटी के अंदर जो भी डेटा है वो सारा याद करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको मैं इजी की कैटेगरी में डालूंगा। और इसका अगर आपको ये यहाँ पे नहीं आ रहा है समझ में कि यहाँ कैसे किया, तो एक बार बोलूंगा एनसीईआरटी जरूर देखना इस चीज के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम आर फिक्स टू बॉटम ऑफ ए शिप टू block hole in the ship, acidity of sea water, make the ship lighter, prevent the action of water and salt। अपने को पता था, अपने को पता होता है कि जो शिप होती है वो आयरन स्टील इनसे बनी होती है, तो अगर उनके बॉटम में मैग्नीशियम लगाएंगे तो एक्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट से इसको बचाएगा, तो इसका आंसर हो गया डी। अब ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के अंदर जो जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं, सोडियम पोटेशियम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन, सोडियम पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इन सबके यूजर्स है एनसीईआरटी में, कैल्शियम, इन सबके जो भी यूजर्स है आपको यूजर्स याद होने चाहिए, क्योंकि हर साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन और बिट सेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। बोर्ड्स का पता नहीं, बोर्ड्स कैंसिल हो गए, लेकिन इनके लिए आपको यूज जरूर याद करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जेईई मेंस भी पूछ सकता है और बोर्ड से पूछ सकता है, और जेईई एडवांस भी एक मोर देन वन का एक स्टेटमेंट बना के डाल सकता है, तो याद तो करने पड़ेंगे। अपन चलते हैं, इसको मैं इजी की कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें कुछ भी नहीं है, अगर याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर पता है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते कि एसिडिटी ऑफ सी वाटर मैग्नीशियम बेसिक ऑक्साइड बनाता है, क्या पता है उसका कुछ यूज हो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर total 1 mole of gases is evolved, the amount of water decomposed is। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगी 51st H2O, इलेक्ट्रोलिसिस किया बनेगा H2 प्लस हाफ O2। तो 1 मोल पानी से 1 मोल H2 और आधा मोल O2 का निकला, यानी कि 1 मोल पानी से 3/2 मोल गैसेस निकली, यानी कि दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 मोल गैसेस निकालने के लिए अपने को 2/3 मोल ऑफ वाटर चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा 1 मोल। ये भी एक ये भी एक इजी क्वेश्चन है। अभी तक भी देखोगे तो अपन ने 10-12 जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे इजी कैटेगरी के या ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट कैटेगरी, तो बिट सेट में आपको टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस का लेवल आसान रहेगा, आपको थोड़ी सी स्पीड रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयंस आर फाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन रिएक्ट विद 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो पिछले क्वेश्चन में का आंसर गलती से हो गया था, इसका आंसर 2/3 मोल है, अपन ने सॉल्व किया था 51st क्वेश्चन, 51st में 2/3 मोल अपना आंसर आया था, और ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो ऐसी गलतियां भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 52। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन रिएक्ट विद 500 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 0.4 नॉर्मल HCl। अच्छा, यहाँ इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। 52nd पे चलते हैं, अपने को पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं किसी भी रिएक्शन में, LHS के और RHS के।
तो अगर Fe HCl से रिएक्शन कर रहा है तो अपने को पता है रिएक्शन होके FeCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। अपने को ये इन सब में नहीं जाना, इनऑर्गेनिक में जाना, अपने को सीधा ऑक्सीडेशन रिडक्शन काम में लेना है। तो अपने को बोला है कि 500 ml से रिएक्ट कर रहा है 0.4 नॉर्मल। तो अपन सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं, NEQ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl अपन निकाल सकते हैं किस तरह से, 0.4 इंटू 500 ml अपॉन 1000। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए HCl के, यही Fe के होंगे, और ये आता है 0.2। अच्छा, इक्विवेलेंट से मोल कैसे निकालते हैं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके, यानी कि मोल्स इक्वल टू कितना होगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। एक इलेक्ट्रॉन के चेंज के लिए 0.2, तो आंसर आ गया 0.1। तो कितने मोल्स काम में आएंगे, 0.1। इसका आंसर आ गया 0.1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के चेंज से एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन के चेंज से 0.2 कर रहा है ऐसा। ये इक्विवेलेंस वगैरह। अगला अपन आते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। जब अपन बिटसेट की बात करते थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड टाइप का क्वेश्चन था। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल बिकॉज। सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी का एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। 53 रूल ऑफ थंब, अगर लैटिस एनर्जी क्या होती है, किसी भी एक आयनिक के लैटिस को ब्रेक करना है, वो होती है लैटिस एनर्जी। ये एनर्जी अपने को देनी पड़ती है, लैटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी आयन जब पानी में जाता है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में जाता है, तो वो पोल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे H+ जाएगा पानी के अंदर, अगर Na+ जाएगा तो H2O, जो कि H2O ऐसा है, उसके ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होता है। तो ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होता है, उनको अट्रैक्ट करता है। तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन। ये एनर्जी अपने को मिलती है। हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करो, एनर्जी को कंपेयर करो दोनों में से, क्योंकि ये एनर्जी अपने को देनी पड़ रही है और ये एनर्जी अपने को मिल रही है। अगर मिलने वाली चीज देने वाली चीज से ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी, अगर उल्टा है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी He अगर ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो सॉल्यूबल होगा, अगर Li ज्यादा है He से तो सॉल्यूबल नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। अब आ जाओ, ये कंसेप्ट याद रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन हर साल जेईई मेंस में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर साल बिटसेट में आता है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज मोर देन इट्स लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सही, तभी सॉल्यूबल है। लैटिस एनर्जी ऑफ BSO4 इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर बोथ ए एंड बी हो गया। अच्छा, BSO4 का अपने को कैसे याद रहेगा, स्कूल के अंदर जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कराए होंगे तब याद होगा कि BSO4 जो बनता है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिट, व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT होता है BSO4 का। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये थोड़ा सा अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पता, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर भी इसको मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल देता हूँ। कलर दूसरा, अगला अपन चलते हैं 54, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। बोल रहा है CH3CH2Cl को KCN से रिएक्शन कराया, उसके बाद LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराया, एंड प्रोडक्ट भी पूछ रहा है, यहीं सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज का। CH3CH2Cl को KCN से रिएक्शन कराया। अपने को पता है जब भी KCN से रिएक्शन होता है ये हट के Cn लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप हटेगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, उसकी जगह Cn आ जाएगा। इसी की जगह अगर
CuCN से रिएक्शन होती तो NC लगता, ये बात याद रखना। अगर इसकी जगह CuCN से रिएक्शन होती या EgCN से रिएक्शन होती तो Cl हट के NC लगता, Cn नहीं लगता। इसकी जगह आएगा CH3 CH2 CH2Cn। और उसके बाद जब मैं इसको LiAlH4 के साथ LiAlH4 इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, उसके बाद करते हैं थोड़ा सा, है ना, वापस अच्छे से लिख देता हूँ। ये वाला कंसेप्ट अच्छे से याद रखना कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कैसे सॉल्व करनी है। बिटसेट के पेपर में स्पेशली ज्यादा टफ रिएक्शन नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्टेप की रिएक्शन आती है, सारी एनसीईआरटी में मिलती है। CH3 कुछ ट्रिकी नहीं आता है, CH2Cl रिएक्शन कराएंगे KCN से, CH3 CH2Cn लग जाएगा। इसके ऊपर फिर से रिएक्शन कराएंगे LiAlH4 से, LiAlH4 या NaBH4 दिखते ही रिडक्शन कराना है। रिडक्शन किसका होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N का, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन लगा दो, और हाइड्रोजन लगाते जाओ, दोनों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा दो, CH3 CH2 CH2 NH2, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका जिससे आपको इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ये इसका मेथड 1 हो गया, 55th का मेथड 1 हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको एक मेथड जो शायद कोई नहीं बताता, ऐसे मेथड बस स्टूडेंट्स बता सकते हैं। तो देखो, KCN से रिएक्शन करा रहे हैं, अपने को पता है CN लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है 2 थे 3 हो जाने चाहिए। तो A और C तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, A और C को तो पहले ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि इसमें 2 2 कार्बन, इनमें 3 3 कार्बन है। अच्छा, LiAlH4 है, LiAlH4 का मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, तो B भी हटा दो। आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? D। और क्या? इसी की जगह अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता तो NO2 क्या पता आ जाता? आई डोंट नो, यहाँ NO2 आ सकता था या नहीं, कोई रिएक्शन होगी ऐसी जिससे NO2 आता हो, लेकिन यहाँ तो रिडक्शन करा रहा है इसलिए यहाँ पे NH2 आता है, सिंपल एज दैट। तो बिटसेट में इस तरह की एक बार ऑप्शंस देख लेंगे तो काफी इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन ऑप्शंस देखते A B C, अपने को डायरेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे अपन ऑप्शंस देख के अगर करेंगे, अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, अगर ऑप्शंस देख के करेंगे तो इजीली हो जाएगा। क्या पता कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस का, अगर इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है ये इजी लेवल का है, अगर ऑप्शंस देख के इस तरह जज कर सकते हो, लेकिन फिर भी तो मैं इसको इजी कैटेगरी में डाल देता हूँ। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन और रोस्ट दो टाइप के इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं। ऑक्साइड्स को, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है, और सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं रेस्पेक्टिवली। कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन ओर को हीट किया जाता है एट ए हाई टेम्परेचर। कार्बोनेट्स के ओर के लिए काम में आता है, CaCO3 को हीट करने से CaO बन जाता है। और एक होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग दो टाइप की होती है, एक पार्शियल रोस्टिंग और एक फुल रोस्टिंग। फुल रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। पार्शियल रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड ओर को सल्फेट्स में कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड्स और सल्फेट्स। ये याद रखना, ये इंफॉर्मेशन है तो चल सकता है। मेटलर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है 55th। नीचे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, कैल्सिनेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कैल्सिनेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कैल्सिनेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, ये आंसर हो गया कैल्सिनेशन का। कार्बोनेट और भी है, बहुत आसान सवाल, इसको मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व कर रहे थे। 56, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अपने को पता है डेल्टा एच होता है एनर्जी इन फॉरवर्ड माइनस एनर्जी इन बैकवर्ड, या फिर ऐसे याद रख लो कि एनर्जी जो, तो बस आगे सॉल्व कर लो इसको। अगर एनर्जी फॉरवर्ड, ये क्या होगा, डेल्टा एच होगा, और अगर ये डेल्टा एच होगा तो एनर्जी फॉरवर्ड, डेल्टा एच में एनर्जी बैकवर्ड वो ऐड करना पड़ेगा, तब एनर्जी फॉरवर्ड आएगा। और एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी फॉरवर्ड जो है वो डेल्टा एच से ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा मोर देन डेल्टा एच, मोर देन डेल्टा एच।
56 के बाद चलते हैं 57 क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, 56 का आंसर सी। और इस क्वेश्चन को मैं डालूंगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इक्वल टू रियल टाइप्स, अगर कोई डायरेक्ट इंट्यूशन पे जाए, बिट सेट में टाइम कम मिलता है, डायरेक्ट सोचे कि चलो इसका आंसर तो इंट्यूशन से देता हूँ, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एक एक मिनट लगा के वो बंदा अगर थोड़ा सा दिमाग चलाए तो ये चीज देख ले, तो उसका आंसर सही हो सकता है, इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लीस्ट बाय साइनाइड प्रोसेस? साइनाइड प्रोसेस अपने को पता है एजी और एयू होता है। एजी और एयू साइनाइड प्रोसेस होते हैं। इसका एजी अपने को सामने दिख रहा है, इसका आंसर एजी मारो और आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन में 5 सेकंड लगाने होते हैं। ये बहुत ही आसान आसान सवाल है। 58 क्वेश्चन पे आते हैं। 58 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले Cl4 है, H2O6 है, Cl4 है, NH3 6 है। ये तो पूरे पूरे पेयर डोनेट करेंगे। ये क्या डोनेट करेंगे? तो पेयर डोनेट करेंगे। इसका मतलब अपना जो काम है वो सिर्फ सेंट्रल आयन के ऊपर है, अपना लिगेंड से मतलब ही नहीं है। अब सीधा सॉल्व करते हैं इसको। CO+3, 58 नंबर का क्वेश्चन है। CO+3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट आते हैं 7th नंबर पे। CO+3 की बात हो रही है। स्कैंडियम टाइट, इसके ऊपर इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, स्कैंडियम पहले तो यहाँ 2 तो भरे रहते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। और इसमें 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इससे हटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद अपने को देखना है NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा। और 6 है तो DsP2 कंपाउंड बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा था, ये पेयर होके यहाँ आ जाएगा, ये पेयर होके यहाँ आ जाएगा, D2sp3 बन जाएगा, विच इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, याद रखना। बाकी तीनों वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिटसेट के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि वैसे फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन यही इसी को 4th ऑप्शन में या 3rd ऑप्शन में डाल दो तो हो सकता है टफ पड़ जाए। अगर बनाते ही आ गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर ए है। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। नियोप्रीन इज ए पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है। 1 सेकंड में इसका आंसर बताना है। कौन बताएगा? 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ और आगे बढ़ो। हाँ, जिसका आंसर सिंथेटिक रबर आ रहा है, बिल्कुल सही, इसका आंसर सिंथेटिक रबर है। नियोप्रीन आइसोप्रीन सिंथेटिक रबर है। ये एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है, याद रखो। पॉलीमर चैप्टर है, मेंस और बिटसेट में आता है। एक सवाल हर साल जेईई मेंस में आएगा, एक सवाल बिटसेट में आएगा, तो काम आता है। जितना याद रखोगे। 4 नंबर फ्री के, 15 मिनट पढ़ना उस चैप्टर को रोज, और 4 नंबर फ्री के लेके जाना। और वही 4 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इंटीग्रेशन को 2 दिन सॉल्व करके लाओगे, और वही 4 नंबर ये चैप्टर देके जाएगा पॉलीमर से। तुम कोशिश करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा याद करो इस चीज को। आगे बहुत 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 इजी सवाल। 60वें पे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ऑफ कोर्स इसका आंसर आयोनिक सॉलिड्स होगा। बहुत ही आसान सवाल। 2 सवाल आपको 10 सेकंड में दोनों सवाल होने चाहिए। इजी क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन है। वैसे भी अगर इंट्यूशन से भी जाओगे तो भी बोलोगे कि आयोनिक सॉलिड्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका जो पीछे के चैप्टर थे केमिस्ट्री के, उसमें से वाइटामिन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज डेवलप्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अब अपनी आदत होती है कि बोर्ड्स के टाइम पढ़े यूजर्स विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज वगैरह पढ़े, और अपन भूल गए। वो नहीं करना है। यहाँ पे बिटसेट में और जेईई मेंस में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि एक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। वैसे अगर बचपन में पढ़ा होगा तो याद होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, फिर भी एक बार पढ़ के जाना। ये भी बहुत आसान सवाल था, इसको भी इजी की कैटेगरी में डालते हैं। 62 पे चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ आरएनए एंटीकोडोन फॉर मैसेंजर आरएनए GCA। अच्छा, ये वैसे जो क्वेश्चन है अपने को मिलता नहीं है ऐसा क्वेश्चन।
पर अगर कोई बायोलॉजी के साथ बिट सेट दे रहा है, लाइक मैथ्स और बायो दोनों है, उसके लिए क्वेश्चन है कि जी की ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले डीएनए बनेगा, जिसके अंदर जी के करस्पॉन्डिंग सी आएगा, सी के करस्पॉन्डिंग जी आएगा, ए के करस्पॉन्डिंग टी आएगा, और फिर टी के नीचे यू आएगा। तो सी जी यू इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए। हमने कॉलेज में आके फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी बिट्स में, अगर आपका होता है फर्स्ट ईयर में बायो का कोर्स है वहां पढ़ोगे। 62 का आंसर ये भी बहुत इजी सवाल। मैं क्वेश्चन को रेट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आपने 10th तक कितनी बायो पढ़ी है, ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं पढ़ा था बायो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पीसीएम था, 10th तक भी नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए तो ये सवाल बहुत डिफिकल्ट था, मैं छोड़ के आता। तो खुद पे सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो इस क्वेश्चन का कि किस टाइप का है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बायो में एक बिट सेट के पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 0.675 gram of an acid gives 5.35 gram of CO2 and 0.138 gram of H2O. Then the ratio of percentage of carbon and hydrogen is. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, यूनिटरी मेथड से, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, 63 नंबर का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए टाइम ले सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और छोड़ के आना बेवकूफी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देके नंबर मिल रहे हैं। अगर हाँ, अगर आपका पहले का पेपर बहुत डिले हो चुका है तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, जिनको देख के लग रहा है कि न्यूमेरिकल है थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन लास्ट में वापस आओ, अगर टाइम है तो सॉल्व करो, नहीं तो, और अगर कर लिया तो बोनस क्वेश्चन की तरफ जाओ। ये लास्ट में करने वाला क्वेश्चन है, मैं एक बार सॉल्व करना बता देता हूँ। जो इजीएस्ट मेथड है उससे 0.675 ग्राम ऑफ एन एसिड गिव्स 0.535 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो अपन अगर बात करें 0.675 ग्राम दे रहा है 0.535 ग्राम, 0.535 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर 100 ग्राम हुआ तो कितना देगा? यूनिटरी मेथड, बहुत बेसिक तरीके से जा रहा हूँ। 0.675 into 100 ग्राम ऑफ CO2 देगा, इसको एक बार के लिए एक्स बोलते हैं। अच्छा, अगर 44 ग्राम CO2 हुआ तो उसमें 12 ग्राम कार्बन होता है। तो अगर x ग्राम CO2 हुआ तो उसके अंदर 12/44 इंटू एक्स ग्राम ऑफ सी कार्बन होगा। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कितना कार्बन था अपने पास, यहां से आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो सेम तरीका 0.675 में 138, 0.765 में 0.138 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। यूनिटरी मेथड लगाया तो 100 ग्राम में कितना होगा? 0.138 डिवाइडेड बाय 0.6765 इंटू 100, इतना इसके अंदर हाइड्रोजन होगा। अच्छा, इतना इसके अंदर, सॉरी, इतना इसके अंदर H2O होगा। अच्छा, अगर 18 ग्राम H2O है, 18 ग्राम H2O, तो उसके अंदर 2 ग्राम H2 होता है। तो अगर इसको अपन Y बोलते हैं, अगर Y ग्राम है तो उसके अंदर कितना होगा? 2/Y, 2/18 इंटू Y, इतना इसके अंदर हाइड्रोजन होगा, इतने ग्राम। अपना आंसर क्या है? इसको एक बार के लिए A बोल दो, इसको एक बार इसको B बोल दो। अपना आंसर B या A का रेशियो या A या B का रेशियो देख लो। कार्बन और हाइड्रोजन पूछा है तो B/A, B/A अपना आंसर। कैलकुलेशंस नहीं करिए, खुद से करिएगा कैलकुलेशंस करने में। और इस क्वेश्चन को मैं बिट सेट के लेवल के अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन जिसको मैं हार्ड कैटेगरी में डालूंगा, हार्ड या डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके आगे टीसी का रिमार्क लगा दो, इसको स्टार मार्क कर दो, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करना बिट सेट या जेई मेंस के क्वेश्चन में इग्नोर करने की, बाद में करने की, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन से हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। अच्छा, मैक्सिमम पी के बी वैल्यू इज ऑफ। अब एक जो दिक्कत हर एक स्टूडेंट को आती है वो आती है कि पी के बी को बेसिक नेचर से कैसे देखते हैं, कि
पीके भी ज्यादा है तो बेसिक नेचर कम होगा या ज्यादा होगा, तो मैं बोलूंगा पीके बी को पीके ए की तरह देखो और बेसिक को एसिडिक की तरह देखो, अपने आप आसान लगेगा। तो अगर पीके ए ज्यादा है, अपने को पता है, तो एसिडिक नेचर कम होता है, कम होता है, क्योंकि अगर इसका अगर पहले बैकग्राउंड बता दो 64 का, तो वो ऐसा होगा कि अगर पीके ए से चलो उसको जस्ट सिंपल टू सिंपल पीके बी में ट्रांसफर करना है, तो पीके बी पीके ए पे चलते हैं। अगर पीके ए ज्यादा है इसका मतलब के ए कम होगा, और अगर के ए कम होगा, के ए कम होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, यानी कि वीक एसिड होगा, एसिडिक नेचर कम होगा। तो इसका जस्ट अपोज जस्ट जैसे क्या, पीके पी कम होगा तो बेसिक ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा। अपने को यहाँ पूछा है मैक्सिमम पीकेबी, यानी कि पूछा कि सबसे गंदा बेस कौन सा है, अच्छा नहीं पूछा, गंदा पूछा, सबसे गंदा बेस कौन सा होगा, सबसे गंदा बेस जो सबसे मुश्किल से डोनेट करे। अच्छा इसको देखो, इन सब पे लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर लगे हुए, इनमें कंपेयर करें तो इस पे भी लोन पेयर, लेकिन इसका लोन पेयर बहुत ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, इसका उससे कम डीलोकलाइज्ड है, इसका और इन पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस भी है, इस पे देखो स्टीरिक हिंड्रेंस पे डीलोकलाइज्ड भी है, तो इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीकेबी मैक्सिमम यानी कि गंदा बेस, और गंदा बेस मतलब लोन पेयर मुश्किल से देगा, किसको देगा, H प्लस को, H प्लस को लोन पेयर अगर मुश्किल से देगा तो बेस गंदा होगा। और लोन पेयर ये क्यों मुश्किल से देगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है इस वाली रिंग में भी और इस वाली रिंग में भी रेजोनेंस की वजह से, इसका आंसर ये होगा। बाकी तीनों देख रही है क्योंकि पता है कि ये डीलोकलाइज्ड ज्यादा है। 64 के बाद अपन, अच्छा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ कैटेगरी का, बिटसेट के लेवल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अगर ये जेई एडवांस का पेपर होता तो मैं बोलता है इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा पेपर में, लेकिन बिटसेट के अकॉर्डिंग टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पीके बी से इस रिलेशन को निकालना पड़ेगा, बेसिक फिजिसिटी से कैसे रिलेटेड है। इनकरेक्ट क्वांटम नंबर पूछा है, एन 2 है, एल 0 है, एम 0 है, ये तो सही लग रहा है। एन 1 है, एल 0 है, एम 0 है, सही लग रहा है। 3 3, अच्छा रूल क्या है, एल हमेशा एन से कम होना चाहिए, और एम जो है वो माइनस एल से प्लस एल के बीच के सारे इंटीजर्स लेना चाहिए, इंक्लूडिंग देम, इंटीजर होना चाहिए और इनको इंक्लूड करना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया बहुत ही आराम से सी, क्योंकि एल जो है वो एन के बराबर है, लेकिन एल हमेशा एन से कम होना चाहिए, तो इसीलिए 2s होता है, 2p होता है, लेकिन 2d नहीं होता, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, क्योंकि d का l 3 नहीं 2 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सवाल था, तो 2 टफ क्वेश्चन के बाद एक आसान सवाल आया, जिसने बिट सेट के पेपर में इन 2 क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ गया लास्ट में आने के लिए इनके ऊपर, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इन पे दिमाग नहीं लगाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज, एंड अगर मैं इसकी इन्फो बताऊं तो इन्फो ये होती है कि जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना एसिडिक वो कंपाउंड होता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इन्फो क्या याद रखनी इसके अंदर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसको मैं डाल दूंगा फिर से मॉडरेट कैटेगरी में। अगर कोई किसी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए आसान होगा, अगर कॉन्सेप्ट कम क्लियर है तो मुश्किल क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा O2 का बॉन्ड ऑर्डर ट्रू होता है, सबको पता है। इस क्वेश्चन को पहले क्विकली सॉल्व करना बता देता हूँ, उसके बाद अच्छे से अगर पता होगा तो बताना होगा, जरूरत होगी तो बता दूंगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर ट्रू होता है, अपने को पता है, और O2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, क्या 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं, वैलेंस और इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, 2 जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, 6 माइनस 2/2 4/2 2, इसलिए इसका 2 आता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे वो किससे हटेगा, एंटी बॉन्डिंग से हटेगा, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से हटाया बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया।
तो O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। ये सॉल्व करने का तरीका है, बस पता क्या होना चाहिए, O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, इजी की कैटेगरी में मैं इसको डाल रहा हूँ। इसको ब्राउन पेन से कर देता हूँ ताकि जो कन्वेंशन अपन फॉलो कर रहे हो फॉलो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। इंक्रीज इन एंट्रोपी, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर। जहां जहां पे लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, यानी जहां पे फ्लोइंग बढ़ रही है वहां एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी को ऐसे क्वेश्चन पे रैंडमनेस से रिलेट करते हैं। किससे? रैंडमनेस। अगर पानी है तो वो आइस से ज्यादा रैंडम है क्योंकि किधर भी जा सकता है, लेकिन जो गैस है वो उससे भी ज्यादा रैंडम है क्योंकि पानी फिर भी एक तरफ फ्लो करता है, गैस तो किधर भी चल जाती है डिफ्यूजन से। तो रैंडमनेस से अपन किसको जज करते हैं? एंट्रोपी को। अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो अब देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, लिक्विड से गैस बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही मतलब एंट्रोपी बढ़ रही। तो फर्स्ट इसमें होना चाहिए, ग्रीन पेन निकाल लेता हूँ, इसमें फर्स्ट होना चाहिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से वाटर बन रहा है, इसमें ये भी होनी चाहिए क्योंकि सॉलिड लिक्विड बन रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, चीज बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो रही है। चीजों को सिस्टमैटिक नहीं करना है, रैंडम करना है, और रैंडमनेस इसमें डिक्रीज हो रही, तो ये नहीं है और ये है। आंसर इसका हो गया 1, 2 एंड 4। इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 4। ब्राउन पेन से अपना कन्वेंशन चल रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 69। हंसो मत। क्वेश्चन नंबर 69 पे अपन चलते हैं। BF3 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू। अच्छा, BF3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, लुईस बेस है, लुईस एसिड है, इसमें लुईस एसिड है। NH3 के पास लोन पेयर होता है, वो लुईस बेस होता है। जिसके पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो लुईस बेस हो गया, लुईस बेस हो गया। जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वो लुईस एसिड हो गया। तो लुईस की थ्योरी के अकॉर्डिंग है ये, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, सॉरी, फॉर द रिएक्शन N2 4 NO2 डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन को अपन ने वो नहीं किया तो कर देते हैं। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है एक इजी क्वेश्चन है, इससे ऊपर वाले को भी शायद अपन ने नहीं किया। हाँ, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस वाले को कोई गलत कर दे तो फिर उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। अच्छा, डेल्टा H डेल्टा E से ज्यादा है। अब इन्होंने लिखा नहीं है पेपर में कि डेल्टा H क्या होता है और डेल्टा E क्या होगा, तो मैं यहाँ गेस करके क्या ही चलूँ। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। जो ये पेपर मिला है बिटसेट का, इसमें इन्होंने लिखा ही नहीं डेल्टा एच, तो ऐसे क्वेश्चन से बोनस मिल जाता है बाद में। मेरे भी बिटसेट में 387 मार्क्स आए थे जब मैं पेपर दिया था, और जब मैं पेपर देके घर आया, घर आके 2-3 दिन बाद रिजल्ट देखा तो मेरे मार्क्स 391 हो गए। ऐसा ही वहां भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर लग रहा था 2 आंसर सही होंगे, तो ऐसी चीजें वो कर देते। डेल्टा एच डेल्टा ई का इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 71, which of the following elements mostly form covalent compounds। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन बनाएगा? यहाँ पे अपने को जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा केमिस्ट्री का, वो कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का कंसेप्ट समझना है, मैं एक बार समझा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 71 अपन नंबर डालते हैं और इस कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसी एक आयन के ऊपर, सपोज Cl- है, तो मैं Cl- को ऐसा ऐसा बनाऊंगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक बहुत बड़ा आयन है, इसके ऊपर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जहां पे एक कैटायन पड़ा है, प्लस चार्ज। अगर ये प्लस चार्ज बहुत ज्यादा एक जगह पे, तो ये सारे माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कंडेंस्ड फॉर्म में। ये कंडेंस्ड है और कंडेंस्ड फॉर्म में इसको अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ी देर में जो प्लस है ये इस माइनस को ऐसा बना देगा, ये इस माइनस को ऐसा बना देगा, क्योंकि सारा जो माइनस है
इसको इसने इधर अट्रैक्ट किया। इसी के बजाय अगर ये बड़ा प्लस चार्ज होता और ये इतना बड़ा एनायन होता, माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट भी करता, तो ये थोड़ा ऐसे रहता। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये एक अपने को, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दो के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे प्लस है कोई, इनके बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में नहीं है, अभी भी इसके चारों तरफ है। जब इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाता है तो अपने को पता है कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट की तरह एक्ट करता है। तो अगर छोटा प्लस चार्ज है और बड़ा माइनस चार्ज है, छोटा प्लस चार्ज है तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जब ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयनिक की प्रॉपर्टीज कम होगी, कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। अब इनको अपने को कंपेयर करना है। LiRbCSK, इनमें सबसे छोटा एनाइन हो कैटाइन होगा, और Li का जितना छोटा कैटाइन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Li में होगा। CS प्लस में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा Rb में, उससे ज्यादा K प्लस में, उससे ज्यादा Na प्लस में, सबसे ज्यादा Li। नेक्स्ट चलते हैं 72। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, अगर पता है तो ठीक है। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, 71 वाला क्वेश्चन मॉडरेट लेवल से इजी लेवल की तरफ में रख लेता हूँ, इजी टू मॉडरेट। अच्छा, और ये इंफॉर्मेशन है कि अगर रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स Na2B4O7 की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, NaOH और H3BO3 बनता है। इसका आंसर है ब्राउन पेन, शायद अपन कन्वेंशन के लिए यूज में ले रहे थे। इसका आंसर हो गया H3BO3। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, याद होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकल्स रूल। अच्छा, हकल्स रूल पता होना चाहिए। हकल्स रूल जिसको नहीं पता, हकल रूल कहता है कि अगर कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है किसी रिंग में, तो उसमें नंबर ऑफ एक्टिव पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4n+2 की फॉर्म का है, तो ये एरोमेटिक होगा, तो ये एरोमेटिक होगा। अगर 4n की फॉर्म का है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये हकल रूल कहता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। डज नॉट फॉलो हकल रूल का मतलब है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है। इसके अंदर गिनो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कंप्लीट कंजुगेशन है। यहाँ पे मेरे को एक लोन पेयर दिख रहा है सल्फर की वजह से, यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पाई के हैं। इसमें मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता है ना सबको? नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में 0 पाई इलेक्ट्रॉन, और क्या बचा लोन पेयर के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और लास्ट बचा अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। ऊपर चलते हैं, एरोमेटिसिटी जज कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें और इसके अंदर गिनेंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 4n की फॉर्म का है, 4n की फॉर्म का। इसका आंसर ये है। इस कंपाउंड से रिलेटेड एक मस्त सी इन्फो दे देता हूँ, ये 4n की फॉर्म का है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक होता है। टी अपन बात कर रहे हैं 73 के डी की, और ये नॉन एरोमेटिक क्यों होता है? क्योंकि 7 या 7 से बड़ी अगर रिंग है, 7+ कार्बन की रिंग है, तो उस पर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने आप को बैंड कर सकती है। लाइक 3 की रिंग है, ये 3 की रिंग है, ये बैंड कैसे करेगी? 4 की रिंग है, बैंड नहीं कर सकती।
लेकिन अगर 8 या 8 से ज्यादा कार्बन की रिंग है तो अपने आप को बैंड कर सकती है। बैंड करके इसका नाम होता है 8 एन्युलिन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जेई में आ चुका है, बेंस में आ चुका है, हर जगह आता है। इसका नाम होता है 8 एन्युलिन। 8 एन्युलिन नाम है इसका। ये अपने आप को इस शेप का बना लेता है। अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं तो ये अपने आप को इस शेप का बना लेता है, और अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो ऐसा ही दिखेगा, और ये इसका साइड व्यू। ऐसा बना के अपने आप को आउट ऑफ प्लेन कर लेता है ताकि इसमें रेजोनेंस ना हो, क्या नहीं हो, अपने अंदर की रेजोनेंस को हटा ले। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बीच में थोड़ा नेट का बीटी आ गया था। तो ये अपने आप को आउट ऑफ प्लेन कर लेता है ताकि इसमें रेजोनेंस ना हो। रेजोनेंस नहीं होगी तो ये एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे कम एंटी एरोमेटिक। तो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। 8 एन्युलिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखना। इसका आंसर अपने पास आ चुका है डी। अच्छा, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, क्योंकि ये बहुत कम जगह मिलती है, अगर आप कहीं से टारगेटेड कोर्स ले रखा है तो वो आपको बताते हैं, लेकिन खुद से प्रिपेयर करो तो थोड़ा मुश्किल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में डालता हूँ। 73 के बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन 74। 74 पे क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अपन। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लॉग के वर्सेस टी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला अगर पता हो तो होता है कि के इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये फॉर्मूला होता है। के इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, ये जो भी है। लेकिन अगर लॉग के का ग्राफ बना, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ये बाय आर टी, तो इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। x इक्वल y इक्वल टू c माइनस सम स्लोप इनटू 1/x का ग्राफ आएगा। अच्छा, 1/t के साथ में प्लॉट कर रहे तो 1/t को x बोला, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म की होगी। नेगेटिव स्लोप होगा, तो सबसे पहले नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ देखते हैं। एक ही ग्राफ है, इसका स्लोप नेगेटिव है, वही अपना आंसर है। ये फॉर्मूला पता है तो इजी क्वेश्चन है, वरना थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन वैसे इजी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। 75 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe in K3FCN6 इज। अच्छा, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। FeCN6 3+, सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो नॉर्मल, और Fe3+ है तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद डी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का एक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन का यहाँ तक भर गया। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। इसके बाद बचे 5 इलेक्ट्रॉन। CN6, CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। जब पेयरिंग कराएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे इसके पास बचे 2 यहाँ पे खाली, एक S खाली, और तीनों P खाली पड़े। इसको 6 पेयर देने, एक पेयर यहाँ आएगा, एक पेयर यहाँ आएगा, एक पेयर यहाँ आएगा, एक पेयर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। टोटल इसमें 6 पेयर डाल दिए। अगर जब ये 6 पेयर डाल देगा तो 2 D में गए, एक S में गया, 3 P में गए, D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, फिर भी इजी सवाल है, जल्दी कर सकते हो। स्पीड बढ़ाओगे, इस काम को करने की स्पीड बढ़ाओगे तो आसानी से हो जाएगा। हमारी तो प्रैक्टिस छूट गई, वरना क्वेश्चन तो आसान नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बोर मैग्नेटोर में √n+2 फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 की तरफ को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज Mg2+। Mg2+ इज, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Ti+3।
Ti+3 स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम +3 करते ही टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये होता है। इसमें से 3 स्कैंडियम टाइटेनियम, सॉरी यहाँ पे रुक जाता है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये 2 हटा देता हूँ, एक ये हटा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका बोर मैग्नेटोन √2 बोर मैग्नेटोन हो गया। एक अनपेयर्ड, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम+3, वेनेडियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। Fe2+ अभी अपन ने बनाया था, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा रहे, ये दोनों हट गए, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बिट सेट के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडरेट कर देते हैं। अब अपने 4 क्वेश्चंस बचे हैं, 4 क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 77th क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके, इन विच केस ग्रुप ऑफ पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज। तो बेसिकली एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अपने को पता है कि एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो 90 से 113 होते हैं। ये एक बार एफ ब्लॉक को पढ़ लेना, लेंथेनाइड्स का और एक्टिनाइड्स का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है वो जरूर याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और तो 90 से 113 मतलब थोरियम और यूरेनियम की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, थोरियम रेडियम में जा रहा है, और जब ये रेडियम में जा रहा है तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, और जब यहाँ पे ग्रुप चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इन ए फर्स्ट वाले के अंदर इसको मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करते हैं अपन फटाफट 78th क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई, फिनॉल बना, एक्स रिएक्शन, वाई रिएक्शन कराई, सैलिसाइल्डिहाइड बना। वन स्टेप रिएक्शन है या फिर, और ऑप्शन में सारे नेम्स दे रखे हैं, इसका मतलब एक नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन अपन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करा के बनाना है फिनॉल, और जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करके बनाना है फिनॉल तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से अपन को फिनॉल बनाना है, और फिर फिनॉल को रिएक्शन करा के सैलिसाइल्डिहाइड बनाना है। सैलिसाइल्डिहाइड किसको बोलते हैं, अल्फा OH के अल्फा पे एक CHO ग्रुप लगा दिया। दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में और बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये है डाउस प्रोसेस, ये है डाउस प्रोसेस, और ये है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद होनी चाहिए। डाउस प्रोसेस और फॉलोड बाय रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन और डाउस के मैकेनिज्म याद होनी चाहिए। डाउस का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, रीमन टीमन का होता है। तो ऑप्शन में है डाउ एंड रीमन टीमन, ये अपना आंसर हो गया। ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। एनसीईआरटी की सारे के सारे जितने भी अपने नेम्ड रिएक्शंस है वो बहुत परफेक्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट 79, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फॉर्मूला अपने को पता है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 8 ग्राम है, इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास 16 होता है, तो इसके मोल्स हाफ आएंगे 0.5। गिवन मास 16, ऑक्सीजन गैस है, मोलर मास 32 होता है, इसके भी मोल्स 0.5 आएंगे। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस N2 है, इसके भी मोल्स 0.5 आएंगे, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो लास्ट क्वेश्चन अपन पेपर का सॉल्व करें, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पेपर का, वन ऑफ द मोस्ट 4 आइडियल गैस आर केप्ट एज फॉलोज, ऑफ द गैसेस केप्ट एट हाईएस्ट टेम्परेचर। तो अपने को वॉल्यूम दे रखा है और अपने को प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर पूछा हाईएस्ट किसका है, तो क्या करना है, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। तो अच्छा, मोल्स कांस्टेंट है, 1 मोल है, तो और R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो जिसका PV का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू जा 10,
2.5 into 2 5 1.25 into 2 कितना हुआ 2.5 और 2.5 into 2.5 6.25 क्या आया 10 सबसे ज्यादा क्या हुआ 10 5 लीटर ऑफ गैस है 2 ATM प्रेशर तो इसका आंसर क्या हुआ इसका यस ए 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं 4 ग्राम ऑफ कॉपर was dissolved in concentrated HNO3. The copper nitrate thus obtained gave 5 gram of its oxide. On strong heating, the equivalent weight of copper is. तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जब कॉपर का रिएक्शन HNO3 से हुआ जिससे कॉपर नाइट्रेट बना और फिर उसको हीट करने पे ऑक्साइड बना उससे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या है। इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका ये कि अपन फालतू रिएक्शंस में नहीं पड़े कि पहले कॉपर नाइट्रेट बनाए और उसके बाद ऑक्साइड बनाए। इट्स बेटर टू डायरेक्टली गो फ्रॉम कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। सो वी कैन से कि 4 ग्राम कॉपर से 5 ग्राम ऑक्साइड बना 5 ग्राम ऑक्साइड बना तो अपन बोल सकते कि 4 ग्राम कॉपर 1 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया कॉपर ऑक्साइड के। अब अपन बोल सकते कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 8 तो 8 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा और 4 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो 4 into 8 इक्वल टू 32 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपन मार्क कर देते हैं 32 और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की जो मैं कैटेगरी रखना चाहूंगा वो मैं रखना चाहूंगा मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। फिक्सेट के हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा कम सोचेंगे तो पेन ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपको पेन चलाना है या दिमाग चलाना है। ये था पेपर। अब देखो अगर एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करें, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आर इजी। और इजी से मेरा मतलब है कि इन क्वेश्चंस को करने में 20 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, 20 सेकंड से भी कम। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो याद करनी पड़ेगी बट उसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा एक चीज और, 20 सेकंड से अगर 24 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे तो होते हैं कितना 480 सेकंड और 480 सेकंड्स को डिवाइड करो 8 मिनट्स 8 मिनट्स ओनली। 8 मिनट्स के अंदर कितने मार्क्स अचीव कर सकते हो बिट सेट जैसे पेपर के अंदर 24 into 3 72 मार्क्स 8 मिनट के अंदर ला सकते हो तुम। अगर तुम एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करके जाओ, सिर्फ एनसीईआरटी को, और बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पीछे के गंदे से चैप्टर है उनको अगर अच्छे से करके जाओ तो 72 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर हो सकते हैं। और ये 72 मार्क्स देखना तुम्हारा गेम चेंजर हो सकते हैं क्योंकि सब लोग मैथ्स और फिजिक्स में टाइम लगाएंगे। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स और मैथ्स मत करके जाओ, बहुत करके जाओ, लेकिन थोड़ा सा टाइम रोज का 1 घंटा अगर इनऑर्गेनिक को इन चैप्टर्स को याद करने में दोगे तो काफी ज्यादा फायदा होगा बिट सेट जैसे पेपर में, जेईई मेंस जैसे पेपर में। अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन, सिर्फ 2 टफ क्वेश्चन थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि 24 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, जिनमें भी कुछ ऐसे थे कि टाइम कंज्यूमिंग थे लेकिन ऐसे नहीं थे कि टफ थे ज्यादा। तो इन क्वेश्चंस के अंदर मैं मान सकता हूँ 40 सेकंड तो 16 मिनट्स, तो 8 with 16 हाउ मच 24 मिनट्स। 24 मिनट्स के अंदर तुम 25 लगा के 30 मिनट्स ले लो, 30 मिनट्स के अंदर तुम तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री निपटा सकते हो अगर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो। 30 मिनट्स ओनली, 30 मिनट्स में केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स 30 मिनट्स में गेन कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी लेके जाओ,
थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अभी हार्डवर्क का टाइम है, अभी हार्डवर्क करो, डरो मत कि ये चीज याद नहीं होती है, हर चीज याद करनी पड़ेगी। अब वापस थोड़े दिन में देखते हैं इस पे कैसा रेस्पॉन्स आता है, नया वीडियो एक और पेपर लेके आऊंगा। थैंक्स गाइस, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में अपनी जो भी डाउट्स हो बिट सेट से रिलेटेड बता देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां भी हूँ मैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, सबके टीचर्स हैं, हम बच्चे ही हैं लेकिन ठीक है। और बता दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, जो भी बिट सेट दे रहा है या जेई भी दे रहा है और बिट सेट की देने की सोच रहा है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो बिट सेट देने की सोचते हैं लेकिन बाद में दे नहीं पाते या नहीं देते कि क्या ही होगा। बिट्स पिलानी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत शानदार पीयर ग्रुप है यहाँ का, इसलिए मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी।